बालमपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी गीता और अपने बड़े बेटे अशोक के साथ रहा करता था। हरिया अपनी जमीन पर खेती करके अपना घर खर्च चलाया करता था और अपने छोटे बेटे गोपाल को शहर में पढ़ा रहा था, क्योंकि गोपाल को पढ़ने में शुरू से ही बहुत रुचि थी और वही अशोक को शहर में रहना पसंद नहीं था। इसलिए वो कोई काम नहीं करता था, बस गाँव में अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। क्या हुआ जी, आज आप सेठ शंकरलाल के यहाँ अनाज बेचने के लिए गए थे, आप वापस ऐसे ही लौट आए, क्या हुआ, अनाज क्यों नहीं बेचा? गीता, मैं गया तो अनाज को बेचने ही था, लेकिन सेठ शंकरलाल का तुम्हें तो पता ही है, जब उसकी मर्जी होती है जब भी वो दुकान खोलता है। मेरे साथ गए बाकी किसान को भी अपना अनाज लेकर वापस जाना पड़ा। हाँ, उसके पास वैसे भी पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही दुकान खोलता है और आसपास में कोई और अनाज लेने वाला भी तो नहीं है, इसलिए वो घमंडी बन गया है। गीता, वो घमंडी नहीं है, वो गांव के चालाक मुखिया के साथ मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को लूटने का काम करता है, इसीलिए उसे दुकान खोलने का समय नहीं मिलता। हाँ, ये तो अपनी ही किस्मत है कि अपन इस गांव में रहते हैं और इस गांव में उसके अलावा कोई और फसल लेने वाला भी तो नहीं है, क्या पता कल भी दुकान खोलेगा या नहीं। अच्छा सुनिए, आप ये फसल बेचकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेते आना, क्योंकि आज शाम को अपना छोटा बेटा गोपाल भी आ रहा है, इसलिए आप कल चले जाना उस सेठ के पास। नहीं, कल मैं नहीं जाऊंगा, क्या पता कल भी वो दुकान खोलेगा या नहीं। जब अपने आस पड़ोस के किसान अपनी फसल को बेच आएंगे तो मैं उनसे पता करके फिर मैं भी चला जाऊंगा। गोपाल काफी दिनों के बाद अपने गांव आकर बहुत खुश होता है। ओ रामू काका, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है, तू बता, तू शहर से कब आया? काका, मैं शहर से ही आ रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर गोपाल वहाँ से अपने घर चला जाता है। माँ, पिताजी, मैं आ गया। आओ बेटा आओ, और बताओ कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ माँ, पिताजी, आप दोनों बताइए, आप कैसे हैं? और भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? बेटा, हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे भैया यहीं गांव में घूम रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। पिताजी, मैं इतने सालों बाद गांव आया, लेकिन अपने गांव में तो कुछ भी नहीं बदला, अपना गांव तो वैसा का वैसा ही है, अपने गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? बेटा, इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने गांव का मुखिया अपनी चालाकी से सेठ शंकरलाल के साथ मिलकर गांव के भोले भाले किसानों को पागल बनाकर उनको लूट लेते हैं। अब तुम ही देखो, मैं 2 दिन से फसल बेचने के लिए सेठ के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसकी दुकान हमेशा बंद रहती है। गांव में केवल एक वही है जो फसल लेता है। अब वो भी कल दुकान खोलेगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में तुम ही बताओ, अपने गांव का विकास कैसे होगा? अच्छा, तो ये बात है, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, कल मैं फसल लेकर सेठ के पास बेचने के लिए चला जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर गोपाल अपनी फसल लेकर सेठ के यहाँ चला जाता है। राम राम सेठ जी, मैं अपनी फसल बेचने के लिए आया हूँ। हाँ तो बेच दो, किसने मना किया है? तो सेठ जी, आप फसल को क्या भाव ले रहे हो? 1000 रुपए में 1 बोरी लूंगा। क्या सेठ जी, केवल 1000 रुपए ही? शहर में तो इस बोरी के 2000 रुपए दे देते हैं। देखो, मैं तो केवल तुम्हें इस बोरी के 1000 रुपए ही दूंगा, अगर तुम्हें यहाँ बेचना है तो बेचो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। मैं 1000 रुपए में आपको बोरी नहीं देने वाला, इससे अच्छा तो मैं शहर ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर गोपाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचकर गोपाल अपनी फसल को बेच देता है। ये सेठ शंकरलाल तो बेचारे गांव वालों को कितना ठग रहा है। वो बेचारे गांव वालों से 1000 रुपए में बोरी लेता है और शहर में 2000 रुपए की बेच देता है। बेचारे किसान की तो मजदूरी भी नहीं निकल रही, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर गोपाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर गोपाल अपने पिता को सारी बात बता देता है। पिताजी, आज से मैं गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा।
अब से मैं रोज गांव के सभी लोगों की फसल ले जाकर शहर में बेच दूंगा। फिर अगले ही दिन से गोपाल गांव के सभी लोगों की फसल को शहर में ले जाकर बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सभी गांव वाले सेठ को फसल देना बंद कर देते हैं। इस बात से सेठ शंकरलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमी के साथ हरिया के यहाँ जाता है। देख हरिया, तेरा बेटा अभी अभी शहर से आया है, उसे समझा ले कि वो मेरे काम को चौपट ना करे, वरना उसके लिए और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मालिक, जैसा आपका हो, मैं उसे आज ही समझा दूंगा। वो अभी नादान है, उसे अपने गांव के बारे में कुछ नहीं पता। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं उसे समझा दूंगा। फिर शाम होने पर गोपाल अपने घर आता है। बेटा गोपाल, आज सेठ शंकरलाल यहाँ आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुम्हें समझा दूं। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ रामू काका आ जाते हैं। गोपाल बेटा, मेरी मदद करो गोपाल बेटा। क्या हुआ काका, बताइए क्या बात है। बेटा, आज सुबह सेठ शंकरलाल अपने आदमियों के साथ आया था और वो कह रहा था कि उसने सरकार से मेरा घर खरीद लिया है, जबकि मुझे तो वो खुद सरकार ने दिया था। तो सरकार मुझे बिना बताए मेरा घर शंकरलाल को कैसे बेच सकती है? और वो कहकर गया है कि अगर मैंने इस घर को कल सुबह तक खाली नहीं किया तो वो मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंक देगा। अब बेटा, तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। चलो अपन सेठ शंकरलाल के यहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ पहले से ही सेठ के साथ गांव का मुखिया था। मुखिया जी से गोपाल, मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था कि तू कब आएगा, और देख तू आ भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये भिखारी तुझसे मदद मांगने जरूर गया होगा। सेठ जी, मैं यहाँ आपकी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। आप मुझे वो कागज दिखाइए जिसमें सरकार ने आपको रामू काका के घर को बेचा है। मैं भी तो देखूं सरकार ने आपको कितने रुपए में रामू काका का घर बेचा है। गोपाल की ये बात सुनकर सेठ थोड़ा घबरा जाता है और वो कागज गोपाल को दे देता है। तो गोपाल उन कागज को देखता है। ये तो फर्जी कागज है। सेठ जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? क्यों आप बेचारे भोले भाले गांव वालों को लूट रहे हो? और मुखिया जी, आपने सेठ जी को ये नहीं बताया कि कोई सरकार किसी भी गरीब को रहने के लिए घर देती है तो वो घर किसी भी हालत में उस गरीब से वापस नहीं लेती और ना ही किसी और को बेचती है। काका, आप डरिए मत, ये केवल अपने गांव के मुखिया जी और सेठ जी की मिलीभगत है। देखो गोपाल, तुम आए हो जब से हमारा बहुत नुकसान कर रहे हो। वापस शहर चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मुखिया जी, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। और मुखिया जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप इस गांव के मुखिया हो, फिर भी आप ऐसे मक्कार आदमी का साथ दे रहे हो। मुखिया जी, आप पूरे गांव को धोखा दे रहे हो। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अब मैं सब समझ गया गोपाल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम इस गांव के मुखिया बनना चाहते हो ना। लेकिन ध्यान रखना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें इस गांव का मुखिया कभी बनने नहीं दूंगा। मुखिया जी, मुझे गांव का मुखिया बनने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं मेरे गांव वालों के ऊपर ऐसा अत्याचार कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, इस गोपाल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि एक दिन अपन को कटोरा लेकर रोड पर घूमना पड़ेगा। हाँ शंकरलाल, तुम बिल्कुल सही कहते हो। जब से ये यहाँ आया है, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पूरा गांव अनपढ़ गंवार है और अनपढ़ गंवार लोगों को भड़काना बड़ा ही आसान होता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे अपना रास्ते का ये कांटा गोपाल हट जाएगा। फिर मुखिया सेठ शंकरलाल को अपनी सारी योजना बता देता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सुनो गोपाल, अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं अपने गांव में किसी को भी भूखा सोने नहीं देना चाहता और मैं इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तो अब मैं अपने
पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे गोपाल, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम आज से ही गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। आज से तुम जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना खिलाओ। जो भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। मुखिया जी, मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सुधर गए हैं, और आप चिंता मत कीजिए। मैं इस काम को बड़ी ही ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मुझे गांव वालों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। फिर मुखिया ने बहुत सारे पैसे गोपाल को दे दिए। गोपाल ने शहर से खाना लाकर सभी काम वालों को बांट दिया। जैसे ही काम वालों ने वो खाना खाया तो सभी बीमार पड़ने लगे। तो सभी काम वाले इकट्ठा होकर गोपाल के पास जाते हैं। तभी मुखिया और गांव का सेठ शंकरलाल भी वहां आ जाते हैं। गांव वालों, तुम सबने देख लिया ना कि ये गोपाल तुम्हारे लिए शहर से खराब भोजन लेकर आया है। गोपाल के भोजन को खाकर ही तुम सब बीमार पड़े हो, और अब तो तुम सब लोगों को विश्वास हो गया ना कि ये गोपाल तुम्हारा भला नहीं चाहता और ये एक धोखेबाज लड़का है। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हो? आप ही बताओ, मैं गांव वालों के साथ ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि गोपाल, मुखिया जी ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे और तुमने सारे पैसे खुद रख लिए, और थोड़े से पैसे से शहर से बासी खाना लाकर गांव वालों को बांट दिया। गांव वालों, तुम सबको पता है, मुखिया जी ने मेरे सामने इस गोपाल को बहुत सारे पैसे दिए थे। इतने पैसे कि अपना पूरा गांव पूरे 5 महीने तक सुबह शाम का भोजन कर सकता था। ये मेरे बेटे के ऊपर झूठा आरोप है। मेरे बेटे ने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया, और तुम सब मेरे बेटे के ऊपर ही शक कर रहे हो। अभी भी गांव वालों समय है, समझ जाओ, वरना ये गोपाल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर इस गांव का मुखिया बनना चाहता है। और अगर ये मुखिया बन गया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हारा क्या हाल करेगा। अरे मुखिया जी, इसे आज ही पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। सभी गांव वाले गोपाल को जेल में बंद करवा देते हैं। तो गोपाल पुलिस कांस्टेबल से बोलता है, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुखिया ने मेरे साथ चालाकी करी है और मुझे धोखा दिया है। मुझे इस थाने के इंस्पेक्टर से बात करनी है। झूठ मत बोलो, शहर से भोजन तुम ही लेकर आए थे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सारे गांव वालों की जिंदगी दांव पर लगा दी, और इंस्पेक्टर साहब अभी थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। इतना बोलकर कांस्टेबल वहां से चला जाता है। तभी वहां मुखिया और सेठ शंकरलाल आ जाते हैं। अरे भाई गोपाल, क्या हाल है? बड़ा मजा आ रहा था ना गांव वालों की मदद करने में। देखो, गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी कैसी मदद करी है। क्या किया तुम्हारे साथ आखिर गांव वालों ने? अगर तू हमसे हाथ मिला लेता तो आज पैसों से खेलता। अब तेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन मुखिया जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। गोपाल तो अच्छा भोजन ही शहर से लेकर आया था, तो उसके भोजन को खाकर गांव वाले बीमार कैसे पड़ गए? अरे राजनीति इसे ही तो कहते हैं। अभी तुझे राजनीति क्या होती है ये नहीं पता। और खाने में थोड़ी सी पेट खराब होने की दवा मिलाई गई थी। और तुम्हें पता है गोपाल, उस खाने में ये पेट खराब होने की दवा किसने मिलाई थी? अरे ओ अशोक, जरा यहाँ आना। मैंने ही मिलाई थी उस खाने में पेट खराब होने की दवा। भैया, मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। आप तो मेरे बड़े भाई हो, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब से तू यहाँ गाँव आया है, माँ और पिताजी बस तेरी ही तारीफ करते हैं और हमेशा मुझे बोलते हैं कि अपने छोटे भाई गोपाल से कुछ सीख, गोपाल से कुछ सीख। अरे क्या सीखूं मैं तुझसे? मैं तुझसे बड़ा हूँ। पूरे गांव वाले सब मुझे भला बुरा कहते थे, सब हमेशा तेरी ही बातें करते थे। और ऐसे ही कुछ समय बाद मैं तू गांव का मुखिया बन जाता तो मेरी घर में कुत्ते के जैसी इज्जत हो जाती। वो तो भला हो सेठ जी और मुखिया जी का, जिन्होंने मेरी सही समय पर आंखें खोल दी। क्या हुआ गोपाल, भलाई का फल मिल गया ना? चलो भाई लोगों, अब अपन यहाँ से चलते हैं। इसके साथ जो करेगी अब पुलिस ही करेगी। ऐसा कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद थाने का इंस्पेक्टर वहां आ जाता है। अरे भाई राकेश, तुम इंस्पेक्टर बन गए? हाँ गोपाल, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा आरोप लगा हुआ है। मेरी बात का विश्वास करो राकेश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ शहर में काफी साल पड़े हो। हाँ गोपाल, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। फिर गोपाल इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है।
गोपाल, अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी ही जेल से बाहर चले जाओगे। रुको तुम। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर अपना फोन उठाकर उसमें सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है। उस मोबाइल में मुखिया सेठ, शंकरलाल और उनके आदमी सभी लोगों की बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राकेश ने तुरंत गोपाल को रिहा कर दिया। मेरी आदत है गोपाल, मैं थाने में जब भी अपना मोबाइल छोड़कर जाता हूँ तो मैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर जाता हूँ, ताकि मैं अपने थाने में हो रही पुलिस कर्मियों की बातचीत सुन सकूँ। कहीं कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा। आज मेरी इस आदत की वजह से तुम बेगुनाह साबित हो गए। फिर इंस्पेक्टर ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गोपाल को उस गांव का मुखिया बना दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी अच्छा करने वालों के साथ बुरा नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।